अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जबकि आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो गई। 2010 पंचायत चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब ग्रामीण इलाकों में हर जगह भाजपा का परचम लहरा रहा है। इस बार भाजपा ने उन सीटों पर भी कब्जा किया जहां कांग्रेस को 2015 में जीत मिली थी। मतदाताओं ने रविवार को अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जिसमें नगर निकायों में 58% से अधिक, वहीं जिला पंचायतों में 65% से अधिक और तालुका पंचायतों में 66% से अधिक मतदान हुआ था। भाजपा को मिली इस प्रचंड बहुमत के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुजरात की जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया है, उससे यह प्रतीत होता है कि गुजरात भाजपा का गढ़ है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात के नतीजों ने यह दिखाया कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है और न सिर्फ सत्ता बल्कि विपक्ष के भी काबिल नहीं है। सुनिए विजय रूपाणी को। कांग्रेस डूबતું નાવ છે। ગુજરાતના પરિણામોએ સ્પષ્ટ દેખાડી દીધું છે કોંગ્રેસ સત્તા માટે નહીં વિપક્ષ માટે પણ લાયક નથી, એ પ્રકારના પરિણામો આવ્યા છે। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने भी गुजरात निकाय चुनाव का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज गुजरात में जिस प्रकार लोकल बॉडी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, उससे सिद्ध होता है कि देश में बंटवारे की राजनीति नहीं बल्कि केवल विकास की राजनीति चलेगी। इसके लिए गुजरात की जनता, गुजरात की भाजपा सरकार को बहुत बहुत बधाई और सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में पार्टी की बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं से आत्मविश्लेषण करने और अपनी प्रासंगिकता तथा स्वीकार्यता बढ़ाने को कहा। उन्होंने पार्टी नेताओं व पदाधिकारियों को सतत आत्मविश्लेषण की नसीहत देते हुए कहा कि मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमने आत्मविश्लेषण लगभग छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा यहां बैठे सभी लोगों से निवेदन है कि आप आत्मविश्लेषण करें और तय करें कि प्रतिबद्धता के साथ साथ हमारी उपयोगिता और प्रासंगिकता क्या और कितनी है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 6 अप्रैल अर्थात स्थापना दिवस से पहले हमें अपने सभी मंडल सशक्त बनाने हैं। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक हमारे बूथ का गठन पूर्ण हो जाना चाहिए और 25 दिसंबर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस तक हर बूथ पर हमें सक्रिय पन्ना प्रमुख बना लेना चाहिए। सुनिए जेपी नड्डा को। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए जब हम संगठनात्मक विषय की बातचीत करते हैं तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ये रचना कीजिए, यहां इस कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात योजन कीजिए कि कैसे सारे सशक्त मंडल हो सकते हैं और उनकी तारीख 6 अप्रैल है। दूसरी तारीख है 25 सितंबर दीनदयाल जी की जयंती। तब तक हमारा बूथ का गठन पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां हमारी बूथ कमेटी नहीं बनी है और कोई भी बूथ ऐसा नहीं होना चाहिए जहां महिलाएं ना हो, दलित भाई ना हो, ओबीसी ना हो, अति पिछड़ा ना हो, युवा ना हो। इन सब लोगों को साथ जोड़ करके हमको समिति बनानी है और यह समिति को नीचे धरती पर उतारना ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके साथ साथ 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन, तब तक हमको हर बूथ पर, मैं लंबा टाइम दे रहा हूं आपको ताकि आप ये ना कह सकें कि हमें समय नहीं मिला। 25 दिसंबर तक हर बूथ पर हमको पन्ना प्रमुख, सक्रिय पन्ना प्रमुख बना लेना है। इसके लिए हमको काम करना है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कमल खिल रहा है, हर जगह पर खिल रहा है और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहां भी कमल खिला है, आगे भी खिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। उन न्यू इनिशिएटिव्स के माध्यम से पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम चल रहा है। आप लोगों ने शिक्षण का काम भी लिया, प्रशिक्षण का काम भी लिया, बहुत हद तक वो पूरा हो गया है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है और वो निवेदन इसलिए है क्योंकि हम
भारतीय जनता पार्टी is a mass organization with a cadre based cadre. यानी हम मास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जनता में छवि है, लेकिन हम काडर बेस्ड हैं और इसलिए काडर बेस्ड होने के कारण कैडर को मजबूती प्रदान करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसीलिए जो आह्वान हम सब लोगों ने दिया है, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं। राजस्थान भाजपा में खींचतान व धड़ेबंदी की खबरें आए दिन स्थानीय मीडिया में आ रही हैं और सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता इस पर कटाक्ष करते हैं। इसलिए जेपी नड्डा की इस कोशिश को भाजपा में चल रही खींचतान को समाप्त करने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जेपी नड्डा ने कृषि कानूनों का भी जिक्र किया और कहा कि कृषि सुधार कानूनों पर भी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। इनमें अगर किसी सुधार की जरूरत है तो वो हम करेंगे। सुनिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को। आजकल लोग किसानों के बारे में बात करते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर कोई बहस कर ले। किसानों के किसान नेताओं ने वर्षों वर्षों लिप सर्विस की है और किसान पर राजनीति की है, किसान का भला नहीं किया है। अगर किसान का भला किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। आप बताइए, फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? ये नीम कोटेड यूरिया किसने पहुंचाया? ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसने पहुंचाया? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसने पहुंचाई? और ये हमारे अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों को ये काम किसने पहुंचाया? और ये जो रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स किसान की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, इस बात की हमको गारंटी है। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ऑप्शनल है, करना चाहो करो, न चाहो न करो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मैं सबसे पूछता हूं, बताओ रिफॉर्म्स में कौन सी चीज है? और मैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो वो है, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वो है कि जैसे गेम में होता है ना, पहले बॉल इधर से मारते रहते हैं, फिर हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदल जाता है, फिर उधर से मारने लगते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट को भी उसी तरीके से बदल देते हैं। जब इधर होते हैं तो बोलते हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, जब उधर खड़े हो जाते हैं नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स।